तो यहाँ आई सभी मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज को उठा रहे हैं। कल जो भी डिसीजन आएगा वो हम लोग मानेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन अभी तक हम लोगों की कोई आवाज सुनी नहीं गई। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक ऑनलाइन जूम मीटिंग करते हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी लोग स्टूडेंट जो है ज्वाइन हो सके। तो आज हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। हमसे बोला जा रहा है कि आप जो है अपने प्रूफ लेके आओ। तो ये हम मानेंगे कि पेपर जो है वाइट मतलब लीक हुआ है। लेकिन हम लोग कहाँ से प्रूफ ढूंढ के लाए? हम लोग ना कहीं जा सकते हैं, ना ही गोधरा जाके वहां से प्रूफ लेके आ सकते हैं, ना ही बिहार जाके प्रूफ लेके आ सकते हैं, ना ही हरियाणा जाके प्रूफ लेके आ सकते हैं। जो भी प्रूफ हम लोग अपने सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं वही भेज देते हैं कि सर ये प्रूफ ही हमारा लगा दीजिए, देखिए ये भी हो सकता है क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते रहते हैं कि भैया देखो ये वाला प्रूफ देखो, अपना हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहीं बाहर दूर से जाके प्रूफ लेके आ नहीं पाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहती है गवर्नमेंट से कि हमारे प्रूफ खुद ही वो कलेक्ट करे, खुद ही दिखाए, क्योंकि एनटीए जो है एक पावरफुल एजेंसी है। हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एनटीए की कोई खैर नहीं, क्योंकि सरकार तो हमारी है और हमारी बात को उठाए उठाए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। लेकिन एनटीए बहुत गलत किया हम लोगों के साथ, जिसके लिए हम उनको क्षमा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम सभी लोग अपनी अपनी बातों को यहाँ रखें और अनवी से कहेंगे कि वो अपनी बातों को बताएं। जी जी, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सारे अभ्यर्थियों का, सारे अभिभावकों का जो इस मीटिंग में है, जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। हम जो भी नीट से प्रभावित हैं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पूरी मेहनत करी फिर भी उनको मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली, उनके आज उनकी पूरी कहानी जानेंगे। आज उनसे पूरी हम बात करेंगे कि उनका अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे इस चीज़ से कोप अप कर रहे हैं। हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी। तो मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, अनवी गुप्ता, और मैंने भी इस साल नीट दिया है। 657 मेरे मार्क्स हैं, और जैसा कि एनटीए की गड़बड़ी की वजह से जो मेरी रैंक 5000 से 6000 होनी चाहिए थी और वो 23000 हो गई, और ऐसे ही आई थिंक सबके साथ हुआ है। तो सबसे एक-एक करके जानेंगे, सबके सबसे एक-एक करके पूछेंगे कि ये चीज़ और ये सब अभी तक क्या-क्या हो रहा है एनटीए के द्वारा। एनटीए ने इतना इन्फ्लेशन जो है, रैंक इन्फ्लेशन जो है, वो कैसे आया? ग्रेस मार्क्स का क्या मुद्दा है? तो हम इन सब पे बात करेंगे, नीट पे चर्चा करेंगे, और जो हमारी ज़ुबानी है बच्चों के द्वारा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं वैसे पेरेंट्स से शुरू करना चाहूँगी, रुचि मैम से। रुचि मैम, प्लीज़ आप अपना वीडियो एंड माइक ऑन कर लीजिएगा। हमें ये जानना है कि जैसे सबको पता है कि रिज़ल्ट 4 जून को आया, 14 जून की जगह, और ये इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन आई है 1 साल के अंदर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? रुचि मैम, प्लीज़। थैंक यू अनवी। अनवी, मैं क्या बताऊं, कभी भी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी का नीट एस्पिरेंट अच्छे मार्क्स आए, 640 उसके आए। और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होगा, बट रैंक बहुत बुरा आया। आप ये बात ऑलरेडी बोल चुकी हैं। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आया। पहले तो ये लगा कि शायद हम गलत देख रहे हैं। उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब समझ में आना शुरू हुआ तो ये लगा कि इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है। और last few days have been so traumatic for my daughter and the entire family that I don't have words to express our pain. आज वो बच्ची डिप्रेशन में है, डिसल्यूजन्ड है, एक स्टेट ऑफ डिसबिलीफ में है कि अनसर्टन है फ्यूचर, क्या करेगी वो। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने की, और फिर एक के बाद एक इरेगुलरिटी होती है, और इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। मतलब कहीं पे भी एक एडमिशन कि हाँ अगर ये पॉसिबिलिटी है तो उसको हम ठीक करते हैं रैंडमली। सबको पता है कि किस तरह के मार्क्स आए, सो मेनी टॉपर्स, उसके बाद ग्रेस मार्क्स,
उसके बाद विंडो रीओपनिंग फॉर वन सिंगल डे विद अबाउट 24,000 स्टूडेंट्स री रजिस्टरिंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये शक जो है वो पैदा करते हैं। और मुझे तो सिर्फ ये पता है कि जैसे कहते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मुझे अपनी कंट्री का फ्यूचर ब्लीक लगता है अगर जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि हम क्या फ्यूचर देख रहे हैं, बड़ी मायूसी होती है। और आप लोग बच्चों का धैर्य कैसे हम लोग मतलब आपको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, हम नहीं समझ पाते, क्योंकि अब हमारा भी ना हम टूट रहे हैं धीरे धीरे। बस बहुत आस है कि जस्टिस होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ड्रीम है ना कि हम एक बार कभी एक क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना पाएंगे, वो बिल्कुल टूट जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही बात की। जो स्पिरिट चाहिए होती है एजुकेशन के लिए, एक्सेल करने के लिए, कंट्री का जो नाम है वो शाइन आउट करने के लिए इन द वर्ल्ड, जब वो स्पिरिट ही टूट जाएगी बच्चों के अंदर, तो वो बाकी नीट छोड़िए, बाकी एग्जाम्स पे जो वो बोलते हैं कि नीट छोड़ दो बेटा, तो वो बाकी एग्जाम्स पे, बाकी करियर्स पे भी कैसे उसको फेस करेंगे। आपने इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर किया। और अब मैं वासु से बात करना चाहूँगी। वासु, जैसे मैम ने कहा कि रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन हुई 9 से 10 तारीख के लिए, और इसमें कहा भी जा रहा है कि इसमें बहुत बच्चे उन्होंने घुसाए हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वासु प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए, जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो भी मतलब हमारे लिए वॉइस उठा रहे हैं और हमको आपने जोड़ा है कि हम ये बोल सके, अपनी आवाज़ रख सके। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स जिस तरह से पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से धांधली हुई है वो बहुत गलत हुआ है हम सभी के साथ। हम सभी की जो रैंक इन्फ्लेशन हुई है वो गलत हुई है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि नीट एनटीए शुरुआत से बोलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पारदर्शी है, हम ट्रांसपेरेंट बॉडी है, हम हर चीज़ बचाकर नहीं चलते, आपको सब कुछ दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन एनटीए से ये होगा कि जब उन्होंने दोबारा से 1563 बच्चों का रिजल्ट निकाला तो उसमें सिक्योरिटी और क्यों बढ़ाई? उन्होंने उसमें ईमेल भी, फ़ोन नंबर भी, ये सब ऐड क्यों करना? हम उसके उनका रिजल्ट क्यों नहीं देख पाए? क्यों 720, 719 और 718 जो नंबर बच्चे लाए हैं, उनका रिजल्ट हमें नहीं दिखाया गया? तो क्या ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग नहीं है कि वो दिखाना ही नहीं चाहते कि हाँ भाई, जो चीज़ हमने करी है उसमें क्या गलत है और क्या सही है? अगर भी आप जैसे पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने विंडो ओपन करी, पहली बात तो हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम सब 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ते थे दिन में, पर हम लोग इतने मशगूल नहीं हो जाते थे कि भाई कि हमें 1 महीने बाद याद रहे कि हमें रजिस्ट्रेशन भी तो करना है। और वो कहीं पे भी पढ़ रहा होगा, घर पे भी या फिर कोचिंग में भी, तो एटलीस्ट उसके पेरेंट्स या उसके दोस्त उसे एक बार तो याद दिलाएंगे कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन भी देख ले। फिर 1 महीने बाद वो विंडो दोबारा ओपन करी जा रही है। अच्छा ठीक है, अपने करीबी चलिए मान लिया कुछ बच्चे रह गए होंगे, तो एटलीस्ट उन बच्चों का डेटा रिलीज़ कर दीजिए। हमारी तसल्ली के लिए कि हमें विश्वास हो जाए कि वो सारे बच्चे फेयर थे। ना ही उनके मार्क्स रिलीज़ करे जाते हैं, उनके सेंटर नहीं बताए जाते, ना ही ओएमआर रिलीज़ करी जाती है। देश में और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी का पेपर होता है या जेईई मेंस का एडवांस का पेपर होता है। वो इतनी पारदर्शिता से होता है कि एनटीए को उनसे कुछ सीखना चाहिए और उसी पारदर्शिता से हमारा नीट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करना चाहिए। थैंक यू। हाँ, जैसे आपने कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए पेपर में, चाहे वो जी, उसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ग्रेस मार्किंग भी अगर वो जैसे करते हैं, तो भी उन्हें इस चीज़ के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि अगर टाइम लॉस होगा, तब भी ग्रेस मार्किंग होगी। अच्छा, ग्रेस जी, मार्क को हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनटीए ने कहा कि रैंक इन्फ्लेशन का जो रीज़न है, जो उसका मत है, वो इसलिए इतना आया है क्योंकि पेपर एक सिलेबस रिड्यूस हुआ है। पेपर में जो भी सिलेबस आना था वो रिड्यूस हुआ है बाय 25%। नहीं, तो क्या सच नहीं, नहीं। में तो क्या सच में ऐसा हुआ है? अभिषेक से हम ये बात नहीं, जानना चाहेंगे। अभिषेक प्लीज़ अच्छा, आप ओके, माइक ऑन ओके। करिए। First of all, thank you everyone who all have joined here. We are here to put our views obviously. So जैसा कि एनटीए बार बार बोलता है, अभी रिसेंट एफिडेविट में भी एनटीए ने बोला कि हमने सिलेबस रिड्यूस किया है, पेपर आसान किया है, इसकी वजह से नीट में रैंक इन्फ्लेशन हो गया। ओके, बट बाकी एग्जाम्स में भी तो रैंक इन्फ्लेशन नहीं हुआ ना। बाकी एग्जाम्स में भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्स हैं जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अब एनसीईआरटी का इस साल पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस किया गया, लेकिन जैसे जेईई मेंस का एग्जाम देख लो,
जेई मेंस के एग्जाम में इतना इन्फ्लेशन नहीं देखा गया, और बोर्ड्स में भी इतना इन्फ्लेशन नहीं देखा गया, जबकि बोर्ड्स तो आसान भी आते हैं और जेई मेंस भी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अब ये लोग, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, काजल, she took whole night and she prepared something which clearly shows कि syllabus reduction 25% नहीं हुआ था। syllabus reduction was only 10 to 15%, जिसमें कि हमने syllabus जो ऐड हुआ है उसको कैलकुलेट नहीं करा। तो अगर हम सब कुछ कैलकुलेट करके देखें तो सिलेबस रिडक्शन एक तरीके से हुआ ही नहीं है। और अगर हम जेई मेंस की बात करें तो जो सिलेबस सीट में ऐड हुआ है वो जेई मेंस में ऑलरेडी आता था। तो जेई मेंस में तो सिलेबस ऐड नहीं हुआ बल्कि सब्ट्रैक्ट ही हुआ है सिर्फ 10 to 15%, लेकिन उसमें रैंक इन्फ्लेशन तो नहीं हुआ। वाई ओनली नीट? ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं ताकि हम, मतलब ये लोग कोई रीजन नहीं दे पा रहे कि ये रैंक इन्फ्लेशन हुआ कैसे। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये लोग बस ये बोल दे रहे हैं कि रैंक इन्फ्लेशन सिलेबस की वजह से हुआ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक फॉर कवरिंग एन क्रूशल पॉइंट कि सिलेबस की वजह से इतना इन्फ्लेशन आना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो मैं एक पॉइंट और पकड़ना चाहूँगी यहाँ पे कि बहुत एनटीए ये भी बोल रहे हैं कि इसकी वजह से पेपर का लेवल बड़ा इजी रहा, पेपर का लेवल बहुत आसान रहा, इसलिए इतने सारे बच्चे 720 ले आए, 700 ले आए और ये रैंक की हालत हो गई है। तो मैं प्राप्ति से पूछना चाहूँगी कि उन्हें क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा रहा उनके हिसाब से, और पिछले सालों में उनका कैसा रहा? पेपर का लेवल, हाँ पेपर का लेवल वैसा ही था जैसे लास्ट 2-3 बारी से आ रहा है, और उल्टा पेपर थोड़ा लेंदी था, और बायो जो थी वो थोड़ी लेंदी थी, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि एनटीए जो बोल रहा है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 600 प्लस स्कोर करते हैं वो डिलीटेड टॉपिक्स भी करते हैं। तो फिर ये रीज़न देना बहुत ज़्यादा मतलब ये जो रीज़न है बहुत इरेलेवेंट है। मैं बता भी देती हूँ, 2 जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं, एक तो रेडियो एक्टिविटी का है और एक रोलिंग का है। तो फिर ये पॉइंट बोलना कि सिलेबस के रिडक्शन की वजह से इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हो गया, तो फिर वो एकदम गलत है, और वो कोर्ट को और गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ओके प्राप्ति। तो आपके कहने का यही मतलब है कि डिलीटेड सिलेबस से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं जो कि उन्हें नहीं पूछने चाहिए थे, तो उससे जो वो क्लेम करते हैं कि हमने इजी लेवल बनाया है पेपर का, वो बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। और हमें अब ये भी पता है कि आईआईटी मद्रास एनटीए ने उनकी हेल्प ली ग्राफ बनाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है, और उन्होंने बेल शेप्ड इसको नाम दिया है। तो डॉक्टर सलील सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ हमें बताइए कि जो आईआईटी मद्रास ने ग्राफ बनाया है क्या ये सच है? क्या इसमें कोई जो वो क्लेम करता है कि इसमें कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं इन्वॉल्व है और बिल्कुल सही ग्राफ बना है, आप हमें इसका प्लीज़ बताइए ये सही है कि नहीं? डॉक्टर सलील सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आईआईटी मद्रास ने जो ग्राफ बनाया उसमें वो उन्होंने अराउंड 14 लाख बच्चों के हिसाब से ग्राफ बनाया है, और जो ग्राफ उन्होंने बनाया है, हमारा जिस मार्क्स पे बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस होता है वो पिछले साल के हिसाब से 600 प्लस से ऊपर होता था। तो इन्होंने वो जो ग्राफ टेपरिंग एंड जो है वो अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिखाया नहीं है, और इन्होंने फोकस किया है 0 से 200-300 मार्क्स के ऊपर, जो कि जहाँ पे कोई किसी भी बच्चे का किसी भी मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस नहीं होता। तो हमने पिछले 3 सालों का 2022, 23 और 24 मतलब इस साल का मिला के डाटा जो कि नेट पे अवेलेबल था, कुछ बच्चों से, कुछ एक्सपीरियंस से, वो डाटा इकट्ठा करके उनके मार्क्स ऑल इंडिया रैंक्स के बेसिस पे ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया। और हमने एनटीए को, मैंने पर्सनली भी और थ्रू हाई कोर्ट भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए, जो कि उन्होंने बहुत ओपेकली अभी तक डिनाई किया, अभी तक दिया नहीं हमको डाटा। तो उस बेसिस पे जो ग्राफ बनाया 2022 का और 2023 का जो ग्राफ है, वो जैसे जैसे मार्क्स का रेंज इंक्रीज होता है वो डाउनवर्ड स्लोप आता है उसके अंदर, जो कि एक बेल शेप कर्व में डाउनवर्ड स्लोप आना चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड। बट
2024 का सरप्राइजिंगली जो ग्राफ है बिल्कुल स्क्यूड है, बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि उसमें 450 टू 550 मार्क्स के बीच में एक 20,000 स्टूडेंट्स का डिप आता है। दैट मीन्स कि सडनली वहां से कैंडिडेट डिसअपियर कर गए, और वो कहाँ गए? वो अगर आप हायर मार्क्स में देखोगे 550 टू 650 मार्क्स की रेंज में देखोगे, सडनली ये कैंडिडेट्स वहां पे अपीयर हो जाते हैं, तो विच शोज कि 450 से 550 के बीच में सडनली कैंडिडेट्स डिसअपियर हो गए, और ये 20-25 हजार कैंडिडेट हायर रैंक्स के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि या तो इनको ग्रेस मार्क दिया गया है या इन कैंडिडेट्स को पुश किया गया है। एनटीए बोलता है कि हमने सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं, बट ये ग्राफ क्लियरली बताता है कि ये ग्रेस मार्क 450 से 550 वाले बच्चों को दिया गया है और इनको पुश किया गया है। स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत खासियत है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर इसने किसी को पकड़ना है, कुछ मिस डूइंग्स कुछ भी पकड़ना है, तो अगर आप इसको अनबायस्ड तरीके से यूज करोगे तो ये डेफिनेटली फॉल्ट पकड़ेगा। मगर स्टैटिस्टिक्स का डबल दूसरा पार्ट क्या है, अगर आपने किसी चीज को जस्टिफाई करना है तो वो उसको जस्टिफाई कर देगा। तो आईआईटी मद्रास एनटीए की मिस डूइंग्स को जस्टिफाई करना चाहता है, बट अगर आप अनबायस्ड तरीके से इसको यूज करोगे तो ये एरर्स पकड़ रहा है। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 450 टू 550 में सडनली कैंडिडेट डिसअपियर हो गए और जो कि कैंडिडेट्स आगे पुश हो गए हैं। तो अगेन एक छोटा सा पॉइंट और, जिस हम रजिस्ट्रेशन विंडो की बात कर रहे हैं कि जो ये रीओपन हुआ, ये कोई नहीं बता रहा कि 22 डेज बंद होने के बाद ये विंडो रीओपन हुआ है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। कभी भी आज तक 22 दिन विंडो बंद करने के बाद रीओपन होने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जो बच्चे 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, हाउ कैन दे मिस अ 5-week विंडो टू अप्लाई? और अगर कोई बच्चा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है और वो 5 वीक की विंडो मिस कर रहा है, तो उसका एमबीबीएस की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी किसी कारणवश वो मिस कर गया, तो 2 दिन के विंडो के अंदर 2 रिट पिटीशन आई थी, एक कर्नाटका से और एक राजस्थान से, जो कि एंटी एफिडेविट में लिखी है। सिर्फ 2 बच्चों ने अप्लाई किया था कि हमें फिर से मौका दिया जाए। तो 2 विंडो की 2 रिट पिटीशन के ऊपर 24,000 बच्चा रजिस्टर कर गया। और मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के माध्यम से इनसे जानने की कोशिश की है कि ये 24,000 बच्चा कौन है। इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बोला कि हम आपको विदिन 7 डेज उसका जवाब देंगे, मगर आज तक कोई जवाब नहीं आया। ओवर टू अनवी। हाँ जी, जैसे सर ने बोला कि ग्राफ में भी बहुत गड़बड़ियाँ पाई गई हैं और रजिस्ट्रेशन विंडो में भी 24,000 लोग घुस गए हैं, जिनका कोई मत नहीं बैठता है, क्योंकि जो बच्चा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, वो एकदम से अप्रैल की जो एक उन्होंने विंडो खोल दी उसमें वो जाए, ये भी बात हजम नहीं होती है। तो अब इसके बाद हम जानते हैं भुवनेश सर से। भुवनेश सर पेरेंट हैं और हम उनसे जानते हैं कि सर इतने अरेस्ट भी सीबीआई कर रहे हैं और लेकिन अभी भी हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। हम बच्चों को अभी भी इतना डर है कि पता हमारे पक्ष में फैसला होगा कि नहीं होगा, हमारे साथ क्या होगा, हम अगले साल के लिए पढ़ाई करें कि नहीं करें, हम इस साल के लिए करें कि नहीं करें। तो इस बहुत सारी उलझने हैं हमारे पास अभी। और भुवनेश सर, हम जानना चाहेंगे आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी सर, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली में एनामोलीज तो एनटीए के साथ बहुत सारी है, और जो 5 मई को जब से एग्जाम हुआ है तभी से चल रहा है। ठीक है, ईओयू की अगर पुलिस रिपोर्ट देखें, हम बिहार पुलिस ने जो सबमिशन दिए हैं, जो मीडिया में खबरें आई, उसके बाद सबमिशन भी दिया है उन्होंने। अगर देखा जाए तो पेपर लीक हुआ था, वो उसी दिन डिक्लेयर हो गया था और एनटीए को इन्फॉर्म भी हो चुका था, लेकिन एनटीए ने अपना रेस्पॉन्स, जैसा भी सर बता रहे थे कि पंजाब हाईकोर्ट को रेस्पॉन्स नहीं दिया, वैसे ही वहाँ भी रेस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, और एनटीए ने जैसे अपने हलफनामे में बोला भी है कि आइसोलेटेड केस है। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इतनी सारी एनामोलीज हो, अनियमितता हो, और उन अनियमितता के बाद भी ये बोला जाए एनटीए की तरफ से कि ये आइसोलेटेड केस है या छोटी मोटी अनियमितता है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर 2 महीने से गिरफ्तारियां चल रही हैं, 2 महीना काफी लंबा टाइम होता है अरेस्टिंग के लिए, 2 महीने से कंटिन्यू चल रहा है अरेस्टिंग का, और लगभग हाफ सेंचुरी हम क्रॉस करने जा रहे हैं।
अगर देखा जाए तो ईओयू की टीम और सीबीआई की जो टीम है वो 47-48 गिरफ्तारियां कर चुकी है और 1-2 दिन में ये 50 भी क्रॉस कर जाएगा, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि एनटीए कहता है कि छोटी सी अनियमितता है या आइसोलेटेड केस है, तो आपको लगता है क्या 2 या 4 बच्चों को पेपर हटवाने के लिए या उनको पास कराने के लिए 50 लोग पेपर लीक करवाने में लगेंगे? ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है और वैसे लग भी रहा है डेटा से, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ आने वाले टाइम में जब ये ओपन होगा तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि एनटीए अभी चाह नहीं रहा। अगर ये कहते हैं कि ये छोटी सी अनियमितता है या ऐसा कुछ लीक नहीं हुआ है, जैसा अभी उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें बोला कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि सीबीआई जांच गवर्नमेंट ने दिया है, क्या सरकार ने जो सीबीआई जांच दिया है एनटीए उसको भी नकारना चाहता है? क्या ये कहना चाहता है कि सीबीआई जांच भी गलत है और सरकार ने सीबीआई जांच देके भी गलत किया है, सरकार का डिसीजन ही गलत ठहराना चाहता है वो? अगर सरकार का गलत डिसीजन है या सीबीआई गलत अरेस्टिंग कर रही है तो एनटीए को साफ बोलना चाहिए कि आप अरेस्टिंग क्यों कर रहे हो, पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, उनसे बोलना चाहिए ना, तो उनसे वो बोल ले रहे हैं। और अगर सीबीआई ऐसा ही प्रॉपर काम कर रही है, प्रॉपर जांच कर रही है और इतनी सारी अरेस्टिंग है जो मीडिया में भी आ रहा है, जो एफिडेविट में भी दिख रहा है, तो फिर इसका मतलब तो है कि ये डाटा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एक स्टेट से शुरू हुआ था, एक सेंटर से शुरू हुआ था हजारीबाग से, और वहां से शुरू होता होता ये 7 राज्यों में पहुंच चुका है। ठीक है भाई, कि ग्रेस मार्क्स की एनोमली और ये सारी तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ अरेस्टिंग में हम बात करें तो मतलब 50 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, जो कि 7 राज्यों से अलग अलग स्टेट से हुआ है, एक स्टेट से भी नहीं है, तो ये आइसोलेटेड केस हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि जो अरेस्टेड लोग हैं वो भी अपना कबूलनामा दे चुके हैं, जैसे अनुराग यादव है, ठीक है, आशुतोष है, वो अपना कबूलनामे में लिख चुके हैं कि हमें पेपर 3 तारीख को मिल गया था और पेपर मिलने के बाद हमें रटवाए गए थे, क्वेश्चन पेपर मिले हैं, हजारीबाग का बुकलेट नंबर मिला, तो इसको नकारना तो बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन एनटीए पता नहीं किस बिहाफ पे इसको नकारा। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद करता हूँ कि इनके जो कबूलनामे हैं, बिहार पुलिस की जो जांच है उस पर पूरी तरह से संज्ञान लेंगी और एनटीए का जो डिनाइल मोड है, जो बार बार हर चीज के लिए डिनाई कर देती है, बार बार स्टैंड बदलती है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बच्चों की आवाज को सुना जाएगा। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि बच्चों की जो इन सब में 2 महीने से जो चल रहा है, ये एक मेंटल ट्रॉमा इतना जबरदस्त हो रहा है कि हर दिन कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, आज यहाँ से अरेस्टिंग हुई है, आज यहाँ से पकड़ा गया है, आज यहाँ से ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे कल रात को एक पंकज है जो इंजीनियर है, उसको अरेस्ट किया और बोला गया कि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही पेपर लीक हुआ। जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक हो गया तो पहली बात तो ये कि 3 तारीख से पहले ही हो गया, क्योंकि 3 तारीख तो पेपर बैंक में पहुंच चुका था, तो इससे पहले ही हो चुका है। तो ये तो कैसे कैसे कर सकता है कि पेपर सुबह 10 बजे लीक हुआ था, यानी 2 या 3 दिन पहले हुआ है। अगर बैंक में पहुंचने के बाद बैंक वालों को ये पता नहीं चला कि वो जो कंसाइनमेंट था उसके साथ टेम्परिंग हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। अगर बैंक को पता नहीं चलता तो स्कूल सेंटर को पता चला होगा, अगर स्कूल सेंटर को पता चला तो उन्होंने इन्फॉर्म भी किया होगा, और एनटीए को जब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि टेम्परिंग हुई है, पेपर लीक हो चुका है, तो फिर एनटीए ने इसको 1 महीने से यानी 5 मई से 4 जून तक क्यों रेस्पॉन्ड नहीं किया, क्यों दबा के रखा, क्यों हाई अथॉरिटीज को नहीं बताया और कोई एक्शन खुद से क्यों नहीं लिया? आज सारे बच्चों का भविष्य यहाँ दांव पे पे होने लगा एक्शन रहता की है। कमी है और एनटीए जैसे आपने कहा सर कि एनटीए इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि सीबीआई इतने अरेस्ट कर रही है, तब डिनाइल भी मोड में इस रहता है। चीज को नकार रहा है, डिनाइल मोड पर है। तो बिल्कुल हमारी अनिल, होप्स, हाँ जी, हमारी होप्स बच्चों सिर्फ बिल्कुल गवर्नमेंट से रह जाती है और बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट से हम रह जाती सरकार है से कि यही गवर्नमेंट प्रार्थना करेंगे, सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चों को जो 2 महीने से रोज नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसा हो गया कि अभी एग्जाम का जो प्रेशर था वो एक ऐसा था कि जैसे कुएं से निकले, प्रेशर से निकले, एक प्रेशर था, कुएं से निकले खाई में गिर गए, मतलब एक दूसरे प्रेशर में चले गए। वो बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है और उससे कब निजात मिल पाएगी? 2-3 साल का प्रेशर खत्म हुआ और ये 2 महीने का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, उससे कब निजात मिल पाएगी? सरकार से प्रार्थना है, सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना है कि ये जल्दी से जल्दी इस बच्चों को फेवर में डिसीजन दे और इसका हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। अब यही रह जाता है कि आप एनटीए ने बिल्कुल भी बात मानने को तैयार नहीं कर रहा है कि वो लीक नहीं हुआ, कि वो बस लोकलाइज्ड वर्ड जैसे वो यूज़ कर रहा है। जी। तो उम्मीद बस हमारी बस यही रह जाती है कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो बच्चों के फेवर में और बच्चों के लिए कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लें क्योंकि टाइम कम है। काजल से मैं पूछना चाहूँगी, काजल अपना माइक ऑन करिए प्लीज़। आप